यादव। मैं आदित्यनाथ योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की दास्तान। मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। 90 के दशक में यूपी की राजनीति में काफी उथल पुथल वाला दौर रहा। जनता ने 6-6 महीने की सरकार भी देखी, लेकिन सदी बदलते ही यूपी की सियासत भी बदलने लगी। अब वो दौर आया जब जनता किसी एक दल के पक्ष में खुलकर मतदान करने लगी। 2007 में जनता ने जहां बीएसपी का साथ दिया तो 2012 में समाजवादी सरकार बनी और इस बार मुलायम सिंह यादव ने यूपी की सत्ता सौंपी अपने उत्तराधिकारी यानी अखिलेश यादव। सिडनी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर इंडिया लौटे नौजवान अखिलेश यादव, जिन पर पिता की विरासत को सियासत में आगे ले जाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। वो भले ही साल 2000 में कन्नौज से सांसद बन चुके थे, लेकिन उनकी असली अग्नि परीक्षा 2012 में होनी थी। दो 2012 के चुनाव आते आते उन्होंने जिस तरह से अखिलेश यादव को उस समय एक साइकिल यात्रा करके समाजवादी पार्टी के प्रचार में आगे किया, उससे लग रहा था कि अभी तक थोड़ा बहुत समाजवादी पार्टी की युवा नेताओं के साथ और युवा नेताओं के प्रतिनिधि के तौर पर जिस तरह की भूमिका निभा रहे थे, तो अब लगा कि 2012 के चुनाव में उनके लिए अब बड़ी भूमिका का समय आ गया है। पिता मुलायम 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री तो बन चुके थे, लेकिन कभी भी समाजवादी पार्टी अपने बूते सरकार नहीं बना सकी थी। ऐसे में 2012 में अखिलेश ने इसे चुनौती माना और पार्टी के सिंबल को ही उन्होंने अपना हथियार बना डाला। क्रांति रथ से अखिलेश यूपी के कई इलाकों में जा चुके थे, तो अब बारी यूपी की सड़कों पर साइकिल दौड़ाने की थी। वास्तव में देखा जाए तो वो समय ही ऐसा था जब अखिलेश यादव अपने दम पर एक बड़ी भूमिका राजनीति में निभाने के लिए तैयार हो गए थे। और जब वो पढ़ाई करके वापस लौटे तो उनको युवा विंग की कमान दे दी गई थी। जितने भी युवा विंग थे उन सारे लोगों को के युवा टीम का वो नेतृत्व करें, बाकी पार्टी का नेतृत्व मुलायम सिंह ही कर रहे थे। कभी क्रांति रथ यात्रा तो कभी साइकिल से यात्राएं कर वो यूपी के सियासी रास्तों को नाप रहे थे। इन साइकिल यात्राओं से अखिलेश युवाओं को पार्टी से जोड़ने में लगे थे। वो युवाओं से उनके ही लहजे में संवाद करते। 2012 का जब चुनाव परिणाम आया तो राजनीतिक पंडित भी हैरान रह गए। जब 12 का इलेक्शन आया तो 12 के इलेक्शन में अखिलेश यादव ने अग्रणी भूमिका निभाई और युवाओं को, प्रदेश के युवाओं को पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ा, जिसके चलते समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापस आई। समाजवादी पार्टी ने पहली बार 224 सीटें जीती और अपने दम पर यूपी में सरकार बना डाली। तो मुलायम ने अखिलेश की ताजपोशी कर उन्हें मेहनत का इनाम दे दिया और 15 मार्च को अखिलेश ने सीएम पद की शपथ ली। लखनऊ के ला मार्टिनियर ग्राउंड में सीएम अखिलेश यादव ने 47 मंत्रियों के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली। मंत्रिमंडल में 19 कैबिनेट मंत्री जबकि 28 को राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। एक तरफ अखिलेश शपथ ले रहे थे, वहीं शिवपाल के मन में काफी कुछ घट रहा था। उनको अपने बड़े भाई मुलायम से कुछ और ही उम्मीद थी। शिवपाल जी के पास काफ़ी अनुभव भी था और शायद यही एक कारण बना कि अखिलेश जी में और शिवपाल यादव जी के बीच कहीं ना कहीं उन मतभेदों की शुरुआत हुई जब अखिलेश जी को बना दिया गया।
38 साल की उम्र में अखिलेश यूपी के सबसे युवा मुख्यमंत्री बन चुके थे, लेकिन यूपी जैसे बड़े राज्य की सत्ता संभालना एक बड़ी चुनौती थी। अखिलेश यादव ने सत्ता की कमान संभालते ही अगस्त 2012 में यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। नोएडा से आगरा तक 165 किलोमीटर बने इस एक्सप्रेसवे का मायावती सरकार में शिलान्यास किया गया था, तो अखिलेश ने इस एक्सप्रेसवे को आगरा से लखनऊ तक जोड़ने का बीड़ा उठाया। 302 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को बनाने में सिर्फ 22 महीने लगे। इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 21 नवंबर 2016 को किया गया। नेशनल कैपिटल और स्टेट कैपिटल एक एक्सप्रेसवे से जुड़े और उसकी शुरुआत चाहे पुरानी सरकार में हुई हो या पुरानी सरकार ने किया हो, उस काम को आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। यमुना एक्सप्रेस अगर खोलने के साथ साथ उसकी तमाम समस्याओं का समाधान किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया, क्योंकि हम जानते हैं कि सड़क बनने से उत्तर प्रदेश का विकास होगा, आगे बढ़ेगा। अब आगरा से लेकर के हम लोग लखनऊ तक लेकर के जा रहे हैं। मैं समझता हूँ देश का जो अपने बजट से ईपीसी मॉडल पे अगर कोई बना पा रहा होगा तो उत्तर प्रदेश की सरकार बना रही है। बड़े प्रोजेक्ट्स थे जिसके बारे में वो बात करते, जिसके बारे में वो हर मीटिंग में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी पैशनेटली बात करते थे। उसमें से एक ही प्रोजेक्ट है। मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के 2012 में, तो उन्होंने ऐसी ही बातों को आगे बढ़ाया और जो एक्सप्रेसवे हम देखते हैं दिल्ली आगरा से लखनऊ का, वो इसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बनाया था। अखिलेश ने लखनऊ को रफ्तार देने के लिए 2014 में मेट्रो का शिलान्यास भी किया। लखनऊ मेट्रो अखिलेश के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल था। यही वजह थी कि इस सपने को पूरा करने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, जिसका ट्रायल रन सितंबर 2016 को शुरू हुआ। तो सितंबर 2017 में जब मेट्रो का संचालन शुरू हुआ, तब तक यूपी में सत्ता परिवर्तन हो चुका था। एज ए यंग लीडर उनकी जो प्रायोरिटीज़ थी वो थोड़ी फ़र्क थी, तो उन्होंने फिर लखनऊ में लखनऊ मेट्रो की बात करी और बड़ी मेहनत से उसको आगे करा और वो बाद में उसका उन्होंने काम भी काम किया, काम शुरू हो गया और उसका उन्होंने इनॉग्रेशन भी कर दिया था। अखिलेश यादव एक बिल्कुल नई सोच के साथ समाजवादी पार्टी में आए और चूंकि वो विदेशों में भी पढ़ाई की उन्होंने, तो उस तरह की सोच भी वो लेके आए कि मेट्रो होना चाहिए, उससे लोगों का जीवन अच्छा होता है, समय बचता है। तो इसी वजह से फिर उन्होंने एक्सप्रेसवे के बाद फिर यहाँ पर मेट्रो की शुरुआत की। अखिलेश इंजीनियर थे, तो वो टेक्नोलॉजी और नए ट्रेंड्स की बात करते थे। उन्होंने यूपी के युवाओं को लैपटॉप और टैबलेट बांटने का जो चुनावी वादा किया था, उसे भी अखिलेश पूरा करने में जुटे रहे। हालांकि हाई स्कूल पास स्टूडेंट्स को टैबलेट बांटने का उनका वादा पूरी तरह से परवान नहीं चढ़ सका। उन्होंने लैपटॉप्स वगैरह बांटे और उनका ये मानना था कि जो डिजिटल डिवाइड है हमारी कंट्री में, रूरल और अर्बन एरियाज में, वो इससे कम होगा। तो इसको देखते हुए युवाओं को उन्हें कुछ देना ही था, क्योंकि उनकी सोच भी इस तरह की थी कि छात्रों को और युवाओं को सपोर्ट करना है। तो इसीलिए उन्होंने सबसे उनको मुफीद लगा कि वो लैपटॉप बांटें और इस तरह की चीज़ें करें, जिससे यूथ का कनेक्ट जुड़े और उत्तर प्रदेश में भी लोगों के हाथ में तकनीक जाए, जिसका वो फ़ायदा उठाएं। उनकी वो योजना अच्छी थी, उससे काफ़ी लोग लाभान्वित भी हुए थे, लेकिन उसका फिर कुछ हद तक उसका वो राजनीतिक लाभ भी लेने लगे थे, इसीलिए वो सारे राजनीतिक दलों के निशाने पे आ गए। तो इटावा में सफारी पार्क शुरू करना भी अखिलेश का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा, जिसमें गुजरात से शेर तक मंगाए गए थे। जब हम इको टूरिज्म को बढ़ावा देंगे तो खासतौर से उससे अर्थव्यवस्था भी ठीक होगी, उस इलाके पर लोग जाएंगे, वहाँ घूमेंगे, इसके अलावा नाम भी होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये सब चीज़ें उन्होंने शुरू की। अपने गृह जनपद के लिए एक उनकी बड़ी उपलब्धि है और जो भी चीफ मिनिस्टर होता है वो कोई ना कोई अपने गृह जनपद के लिए इस तरह का करता है। वही हाल उन्होंने भी किया, एम्स बनाया वहाँ पे और लायन सफारी भी बनाया। अखिलेश ने सैफई महोत्सव में फिल्मी सितारों को बुलाकर छोटे से कस्बे सैफई को इंटरनेशनल पहचान भी दी। हालांकि इस महोत्सव को लेकर सरकार पर सवाल भी आए दिन उठते रहे। सैफई महोत्सव का एक ग्लैमर ही अलग था कि जितने भी बॉलीवुड के कलाकार थे, जो अभिनेता
और अभिनेत्रियां थी जो उस समय की नामचीन थी, वो सारे लोग उस महोत्सव में आते थे। कई सारे सवाल भी उठते थे जिसका जवाब यूँ दिया जाता था कि इस महोत्सव की वजह से वहाँ के लोगों को बहुत सारा एक्सपोजर मिलता है, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है जिससे वे लंबे समय तक वंचित रहते थे। शुरुआती 1.5 साल तक अखिलेश सरकार आराम से काम कर रही थी, लेकिन अगस्त 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे का दाग उनकी सरकार पर लग गया, जो 2017 के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बना। अखिलेश यूपी में विकास को रफ्तार देने में जुटे थे, लेकिन इस बीच कई ऐसी घटनाएं भी हुई जिसने सरकार की छवि खराब करने का काम किया। मुजफ्फरनगर दंगा भी ऐसी घटना थी जिसमें 2 समुदाय के 60 से ज्यादा लोग मारे गए। लोगों में सरकार को लेकर भारी नाराजगी थी। हालांकि लोगों का गुस्सा अखिलेश को लेकर कम और आजम खां के रवैये को लेकर ज्यादा था। 13 के जो दंगे हुए थे उसमें जब वहाँ मुजफ्फरनगर के, तो उसमें जिस ढंग से आजम खां साहब ने वहाँ उस दंगे में अपनी भूमिका निभाई, उसको लेके भी उस समय बड़ी आलोचना हुई थी कि साहब इसमें मुख्यमंत्री अखिलेश जी हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर के प्रशासन पर प्रभाव जो है वो आजम खां साहब का चलता है। मथुरा के जवाहर बाग कांड को लेकर भी सरकार पर सवालों की बौछार होने लगी। जवाहर बाग को रामवृक्ष यादव के कब्जे से छुड़ाने में पुलिस और समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें 2 पुलिस अफसर और 27 उपद्रवी मारे गए। अखिलेश सीएम बनने के बाद पार्टी की छवि पूरी तरह से बदलना चाहते थे, लेकिन पिता मुलायम और चाचा शिवपाल के कई फैसलों को वो ना चाहते हुए भी मना नहीं कर सके, जिसकी कसक उस समय भी उभर कर सामने आई जब पार्टी के अंदर वर्चस्व की जंग छिड़ी थी। इसकी पहली झलक तब दिखाई दी जब अखिलेश अपने मंत्रिमंडल को शपथ दिला रहे थे, जिसमें राजा भैया भी शामिल थे, जिन पर 1 साल बाद 2013 में एक डीएसपी की हत्या की साजिश रचने का भी आरोप लगा, जिसके बाद अखिलेश ने आखिरकार राजा भैया की कैबिनेट से छुट्टी कर डाली। एक तरफ अखिलेश सरकार की छवि सुधारने में जुटे थे, तो वहीं कुछ मंत्रियों के कारनामे अखिलेश की परेशानी बढ़ा रहे थे, खासकर गायत्री प्रजापति जो मुलायम के करीबी थे, और इसी खूबी के चलते उन्हें अखिलेश की कैबिनेट में जगह भी मिली थी। लेकिन 2016 में खनन घोटाले में फंसने के बाद जब अखिलेश ने गायत्री प्रजापति को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया, तो प्रजापति ने मुलायम का पांव पकड़ लिया और अखिलेश को ना चाहते हुए प्रजापति को दोबारा कैबिनेट मंत्री बनाना पड़ा। अखिलेश की खूबी ही अब उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने लगी थी। अखिलेश सबको साथ लेकर चलना चाहते थे। वो फैसला लेने से पहले पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से सलाह भी लेते थे, जिससे उस दौर में अखिलेश सरकार को 4.5 मुख्यमंत्रियों की सरकार कहा जाने लगा। में ऐसा कहा जाता था कि 4 लोग उनसे वरिष्ठ हैं और आधे वे खुद हैं। इस तरह की चर्चा यूँ होती थी कि जो 4 लोग हैं उन्हें एक अलग अलग पावर सेंटर के रूप में माना जाता था कि वे लोग इतने वरिष्ठ हैं और अधिकारियों को और प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए इतने ज़्यादा अनुभवी हैं कि उन लोगों की बात ज़्यादा मायने रखेगी। उस समय 4.5 मुख्यमंत्री वाला ठप्पा भी लगता रहा, जो एक शिवपाल यादव अलग फैसला लेते हैं, रामगोपाल यादव अलग फैसला लेते हैं, अखिलेश यादव अलग फैसला लेते हैं, मुलायम सिंह अलग फैसला लेते हैं, इसलिए उनके मुख्यमंत्री काल में कई आरोप भी लगे। 1996 में मुलायम सिंह ने फूलन देवी को पार्टी में शामिल किया था। एसपी के टिकट पर फूलन देवी मिर्जापुर से सांसद भी चुनी गई, जिसके बाद से समाजवादी पार्टी पर सियासत में अपराधियों को बढ़ावा देने के आरोप भी लगने लगे थे। अखिलेश एक नई समाजवादी पार्टी बनाने में लगे थे, जिसमें अपराधियों की कोई जगह नहीं थी, और इसके लिए उन्होंने अपने पिता और चाचा के फैसलों को मानने से इनकार करना भी शुरू कर दिया। ऐसे में जो चिंगारी 2012 से सुलग रही थी, अब वो शोला बन चुकी थी,
जिसे हवा देने में कहीं ना कहीं अमर सिंह की भूमिका मानी जाती है। स्थिति ये हो गई कि जब शिवपाल जी और अखिलेश के बीच में वैचारिक मतभेद हुए तो उसमें उसके हवा देने का काम कहीं ना कहीं अमर सिंह जी ने भी किया। तो फिर वो सीधी सीधी आमने सामने दोनों लोग एक दूसरे के विरोधी हो गए। अखिलेश को मालूम था कि 2017 में जनता उनके काम के आधार पर वोट देगी। 2017 विधानसभा चुनाव से पहले वो बड़ा मैसेज देना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने चाचा शिवपाल के एक फैसले को चुनौती दे डाली। दरअसल शिवपाल यादव बाहुबली मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय कराना चाहते थे, लेकिन अखिलेश ने इससे साफ इनकार कर दिया। तो उन्होंने डीपी यादव को, मुख्तार अंसारी को और बाकी अन्य जो ऐसे अतीक, इन सारे लोगों को उन्होंने इस बात पर एक स्टैंड लिया। अखिलेश ने उन्होंने कहा कि अब पार्टी की छवि बदलनी चाहिए, पार्टी को एक दूसरे कलेवर में आना चाहिए। अपराधियों से पार्टी को बिल्कुल, जो ऐसे लोग हैं जिनकी समाज में छवि खराब है, उन लोगों को हम महत्व पार्टी को नहीं देना चाहिए, टिकट नहीं देना चाहिए। इसका इन्होंने विरोध किया। अखिलेश और शिवपाल का रिश्ता अब नाजुक दौर में पहुंच चुका था। ऐसे में अखिलेश को साथ मिला अपने दूसरे चाचा रामगोपाल यादव का, जिसके बाद उन्होंने एक और कड़ा फैसला लेते हुए अपने चाचा शिवपाल समेत 5 मंत्रियों की कैबिनेट से छुट्टी कर दी, जिससे पार्टी के अंदर वर्चस्व की लड़ाई निर्णायक दौर में पहुंच गई। बात अमर सिंह से कहीं आगे निकल चुकी थी। जिस चाचा के सानिध्य में अखिलेश ने सियासत का कहरा सीखा था, अब उन्हीं चाचा शिवपाल से उन्हें संग्राम करना पड़ रहा था। पिता मुलायम दिल से तो बेटे अखिलेश के साथ थे, लेकिन मुलायम ने इस दौरान साथ दिया अपने उस भाई शिवपाल का, जो संघर्ष के दिनों में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़ा था। तो मुलायम ने अखिलेश और रामगोपाल यादव को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर निकालने का ऐलान कर डाला। हम प्रोफेसर रामपाल को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करते हैं। इन्होंने पार्टी को बहुत कमजोर किया है और चुनाव के वक्त पर ऐसी समस्या जानबूझ के पैदा की है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी समर्थन इसमें है, इसे उनको भी 6 साल के लिए निकाला जाता है। तो ये जो कार्रवाई की है मुख्यमंत्री के खिलाफ और मेरे खिलाफ, ये पूरी तरह से असंवैधानिक है और गलत तथ्यों के आधार पर है। कई दिनों तक घमासान चलता रहा और समाजवादी पार्टी में बड़ी फूट हो गई। चाचा शिवपाल ने अपनी पार्टी बना ली और अखिलेश अब समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा हो गए। अखिलेश ने पार्टी की कमान संभालते ही 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन का फैसला लिया। राहुल और अखिलेश की जोड़ी जगह जगह नजर आने लगी। अब तो अखिलेश राहुल साथ, जे हुई ना बात भैया, जे हुई ना बात। लेकिन यूपी की जनता को ये साथ पसंद नहीं आया और समाजवादी पार्टी को पहली बार 50 से कम सीटें मिली, जिसके बाद उन्होंने 2019 में एक नए गठबंधन की नींव रखी। 24 साल बाद लखनऊ गेस्ट हाउस कांड को भुलाकर मायावती और मुलायम एक मंच पर नजर आए। हालांकि इस गठबंधन की पहल खुद अखिलेश यादव ने की थी। लेकिन 2020 में यूपी में राज्यसभा चुनाव को लेकर दोनों दलों के बीच मतभेद बढ़ गए और एक बार फिर एसपी बीएसपी में तलवारें खिंच गईं। 2017 में पारिवारिक घमासान से समाजवादी पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन इस बार कहानी बदली हुई है। जिस चाचा का हाथ भतीजे ने 2017 में छोड़ दिया था, उसी चाचा का हाथ थामे अखिलेश इस बार सियासी समर में कूद पड़े हैं। 2022 की लड़ाई में दोनों एक रथ पर सवार हैं, तो मुलायम भी अपने बेटे और भाई के साथ मजबूती के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी बहुमत में आएगी।
और मैंने जो अनुमान लगाया है 300 के आसपास ये गठबंधन सीटें जीतेगा। 2022 का समर जीतने के लिए अखिलेश ने इस बार कई छोटे दलों से गठबंधन किया है, जिसको एक बड़ा फैक्टर भी माना जा रहा है। अखिलेश ने एक चीज़ ध्यान दिया, उन्होंने पिछली गलतियों से सीखा। 2017 की गलतियों से उन्होंने सीख ली। 2017 में उन्होंने अपने आप फोकस जो है यादव और मुसलमान पर रखा था। इससे सीख लेते हुए इस बार उन्होंने अपना फोकस ओबीसी पर रखा है। उन्हें पता है कि ओबीसी वोट बैंक अगर एकजुट हो जाएगा यूपी में तो फिर वो चुनाव की दिशा को बदलने में सफल हो जाएंगे। अखिलेश जी ने जो पुराने समाजवादी थे उन लोगों को साइड में रखा, उनसे किनारा नहीं किया, लेकिन युवाओं को आगे बढ़ाया और युवाओं को लेके अब वो समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ना चाहते हैं। 5 साल सत्ता से दूर रहने वाले अखिलेश का जोश इस बार हाई नजर आ रहा है। उनकी रैली में जुट रही भीड़ काफी कुछ बयां भी कर रही है। मैं मुलायम सिंह यादव। मैं कुमारी मायावती। मैं अखिलेश यादव। मैं आदित्यनाथ योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की दास्तान। मैं